हेलो, वेलकम गाइस टू एडी सेंटर अगेन। लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल रह गया था, वो न्यूमेरिकल करके फिर हम इस क्लास में शुरू करेंगे रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। सो मेरी वॉइस क्लियर हो रही है, अभी आ रही है? आ रही है। ठीक। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो न्यूमेरिकल है वो एक बार देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम्म डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट एंड अ पॉइंट 20 मीटर अबव, it is 16 joule per kg. Calculate हम्म the work done in moving a 4 kg body by 8 meter on a slope of 60 degree from the horizontal. अच्छा हम्म भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है सरफेस ऑफ प्लेनेट का, और 20 मीटर उससे ऊंचे किसी पॉइंट से वहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 16 जूल पर केजी। और ये पूछ रहा है हम्म वर्क डन कितना होगा 8 मीटर हाइट पे, और वो भी 60 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल से अगर हम उठा रहे हैं 4 केजी की वस्तु को, 4 kg की है ना? वेट को। तो 4 केजी की हम्म बॉडी उठाई तो जा रही है, तो उसमें भी तो कुछ पोटेंशियल होगा ना हाँ। भाई। अगर 20 मीटर तक में पोटेंशियल डिफरेंस ये आ रहा है, तो 8 मीटर की हाइट हम्म में भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। हम्म उस पोटेंशियल डिफरेंस को 4 केजी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा, क्योंकि हमें पूरा 20 मीटर तक तो नहीं ले जाना ना, 8 ही मीटर हाइट तक में ले हम्म जाना है। तो मैं 1 मिनट इसको थोड़ा वैसे समझा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है? सपोज हमारे पास ये अर्थ है, या कोई भी प्लेनेट है पी, हम्म ठीक है? और यहाँ से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ पर कोई बॉडी जो है 20 मीटर हाइट दे रखी है, ये सपोज कर लो ए बॉडी है। तो हम्म या पॉइंट है, कोई ए पॉइंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाइट है वो वो 20 20 मीटर है। मीटर है इसके सेंटर से। हम्म ठीक है? तो हाँ। बॉडी को उठाना कैसे, बॉडी को उठाना है, ये सपोज अगर हॉरिजॉन्टल है तो बॉडी हम्म को उठाना है यहाँ तक, ऐसे ऐसे तिरछा जाना है, और जो हम्म वर्टिकल हाइट बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो बनेगी 8 मीटर। ठीक है? हाँ। और बॉडी जो है, जो बी बॉडी है जिसको उठा रहे हैं, उसका वेट कितना है? 4 kg। 4 केजी वेट है। और एंगल जो बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है? 60। 60 डिग्री। हम्म ये 20 मीटर की हाइट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी पी टू ए, हम्म ठीक है? वो 16 पी टू ए का जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 16 जूल पर जूल पर केजी। केजी। ठीक है? तो हम्म हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है पहले, यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, हमें वर्क डन बताना है कि भाई इस हाइट तक ले जाने में कितना काम किया गया। हम्म ठीक है? डब्ल्यू बी मान लिया हमने उसे, दिस हैज हम्म टू बी फाउंड। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बी पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, हम्म ये कितना है। देन जब ये हमें मिल जाएगा तो मल्टीप्लाई विद एम टू वी बी, वी विल गेट हाँ। डब्ल्यू बी, वेयर एम इज इक्वल्स टू 4 केजी, हम्म एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूनिटरी मेथड। विच हम्म मेथड? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड। और इसको दोबारा वो कैसे लाते हैं, फिर भूल गया मैं। हम्म? यहाँ से वाइट बोर्ड लिया था ना। तो यूनिटरी मेथड से कैसे लेंगे हम, जैसे सपोज करो कि ये जो वैल्यू थी 16 केजी, वो कितने हाइट तक के लिए थी 20 मीटर। भाई? 20 मीटर हाइट के लिए 16 था, ठीक है? हाँ। तो 1 मीटर हाइट के लिए कैसे लेते हैं हम लोग, 16/20 हो जाएगा, वही 16/20। है ना? इसी तरीके से 8 मीटर हाइट के लिए क्या हो जाएगा, 16/20 16/20 × 8। इंटू 8।
बट ये 8 नहीं लेना है हमें, हमें क्या लेना है, ये तिरछी लेंथ लेनी, क्योंकि वर्क डन तो ऐसे हो रहा है ना। हाउ कैन दिस बी कैलकुलेटेड, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये किया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला, उससे हमारे हाँ पास वर्टिकल हाइट दी हुई है और एंगल दिया हुआ है और हमें निकालना है ये हाइपोटेन्यूज। तो एक फॉर्मूला में जानते हैं कि परपेंडिकुलर और साइन हाइपोटेन्यूज के 60 लिए से साइन निकल थीटा जाएगा। लेते हैं, है ना। हम्म तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये तो ये पता ही होगा, √3/2 होती है। है ना। हम्म तो अगर साइन थीटा का हम्म, फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई 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 हाइपोटेन्यूज। हाँ तो परपेंडिकुलर कितना, 8 परपेंडिकुलर अपने को निकालना अपन है। हाइपोटेन्यूज हाँ परपेंडिकुलर 8 हाइपोटेन्यूज निकालना है। इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, यानी कि √3/2। 2 तो अगर मुझे हाइट निकालना है तो कैसे होगा, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ 16 से मल्टीप्लाई होगा, हम्म, तो 16/√3। क्या, हाइट आएगी 16/√3, 16/√3 h हाइपोटेनियस। 16/√3 आएगा। अपॉन, हाँ। नहीं, ये जैसे 8 मीटर हाइट है, इंटू अगर साइन थीटा कर देता हूँ तो क्या दिक्कत होगा, 8 मीटर हाइट है, इज इक्वल्स टू हम्म जो भी आए ये वैल्यू होगी। हाँ अब ये कैसे आएगी वो देख लो यहाँ पर, भाई वर्टिकल हाइट के लिए हम हम्म साइन लेते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला हाँ जो है ये तो यहाँ तो हमें पता है कैसे कैसे करेंगे, लेकिन हम जैसे वो तोड़ते थे रिजोल्यूशन, हम्म अगर ये 8 है हाइट, हाँ तो 8 का ये कॉस थीटा हो जाता था और ये 8 का साइन थीटा हो जाता था। साइन थीटा हो जाता था। जैसे यहाँ पर देखो कहाँ गया, द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी हैज टू बी रेज्ड इज 8 इंटू साइन इतना। ये जो 8 मीटर हमने थोड़ा सा समझने में वो कर दिया, ये 8 मीटर वैसे वाला है, हमने थोड़ा सा वैल्यू अलग ले लिया इसीलिए वैसे आ रहा था वैल्यू। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं शेयर करता हूँ दोबारा, मैं समझने में थोड़ी सी वो हो गई। ये जो है 8 मीटर ये नहीं है, 8 मीटर ये रेज किया जा रहा है 60 डिग्री के एंगल पे, ये लेंथ है 8 मीटर, तभी तभी उल्टा हो रहा था ये। तो यहाँ जो 8 वो लिखा है, ये जो है रबर कहाँ है, ये रहा इरेजर, अरे जो हमने ये लिया था वो ये नहीं लेना है, अरे 2 बार क्यों लेना पड़ता है इसको, हमको लेना है P के जगह पे P ही रखना है और H के जगह पे 8 रखना है, उसके बाद अपॉन आएगा 8। साइन ये। तो ये 8 इधर चला जाएगा, तो P की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8 इंटू साइन थीटा। ये चीज़ मैं देख रहा था मैंने कि कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, अभी समझ में आ गया ये। हाँ तो 8 साइन थीटा जो है वो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर जो वैल्यू हम लेंगे वो 8 साइन थीटा लेंगे वर्टिकल हाइट, ये साइन थीटा भी आ जाएगा साथ में। तो यहाँ पर जो 8 मीटर है वो 8 साइन थीटा मीटर होगा। ठीक है, तो डाउट नहीं डाउट है तो बताओ, ये वाला मीटर हटा देता हूँ। नहीं नहीं अभी तो नहीं है। तो ये साइन 60 डिग्री मीटर आ गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये जो इतना सॉल्व हमने किया है उससे क्या आएगा, ये तो आ जाएगा तुम्हारा 4 के टेबल में 4 वो बार आएगा में, भी आ जाएगा 5 बार में, है ना। अब ये 32/5 ऐसे समथिंग कुछ आ रहा है। तो ये सॉल्व करके कितना है वो यहाँ देख लेते हैं। ये 16/4√3 ऐसे करके कुछ आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू आई 4 kg की वैल्यू के लिए भी तो निकालेंगे ना। अभी तो हमने क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है 4.3 मीटर हाइट के लिए। ये जो सॉल्व करके आया है ये कितना है, 4 इंटू √3, पॉइंट नहीं 4√3 बोलेंगे इसको।
Since the gravitational potential difference for a distance of 20 meter high is 16 kg, hence the potential difference for 4 root 3 meter क्या होगा, of mass 4 kg is 16 by 20 into sin 8 sin थीटा की वैल्यू ये वाली उतना जूल पर केजी आ जाएगा, हाँ। है ना। 4 केजी के लिए इतना आ गया जूल पर केजी, तो उसी 4 केजी के लिए वर्क डन कितना आएगा उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से एक 4 ला दो यहाँ पर, तो उसके मास से मल्टीप्लाई किया तो 22.16 जूल आ गया। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन इसका हो गया। तो मतलब समझ में आ गया होगा भी, या कोई डाउट है? हाँ। वैल्यूज कैसे ली नहीं। हुई है इसने? अच्छा, तो अभी हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रिलेशन है, डिफरेंस नहीं, ये कैसे आपस में जो है रिलेटेड है। तो जैसे ये रिलेटेड है, देखो ऐसे करना भी रिलेटेड होता है थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में। कंसिडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, डिस्टेंस डी आर अपार्ट in a uniform gravitational field of intensity I vector. Let the I vector be along AB. मान लिया कि A से B की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये दोनों ही जो पॉइंट्स हैं वो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m placed at B will be F वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू आई वेक्टर। आई वेक्टर, भाई आई तो एक्सेलरेशन का काम कर रहा है ना यहाँ, तो आई ले सकते हैं, ले सकते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम बी टू ए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हैं। बी से ए तक हम जा रहे हैं तो कुछ डिस्प्लेसमेंट तय कर रहे होंगे, वो डी आर जो हमने लिया था, मान लिया डी आर है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी आर हो जाएगा, दोनों वेक्टर हैं। लेकिन वर्क डन निकाल रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वर्क जो है वो स्केलर है। हाँ। स्केलर प्रोडक्ट होता है तो उसमें दोनों को हम लोग कैसे करते हैं, कॉस थीटा ले लेते हैं ना मैग्नीट्यूड के साथ। यहीं पे इन्होंने क्या किया, एफ की वैल्यू डाल दी एम आई और इनटू डॉट में डी आर, और उसके बाद उसको सॉल्व किया है। डी आर को जब उन्होंने आई और डी आर को मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है तो कॉस में उन्होंने 180 डिग्री का एंगल ले लिया। पूछो क्यों? क्यों? उसकी मर्जी है, इसलिए। नहीं समझ में आया क्यों? भाई फोर्स ऐसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, एट बी, ए से बी की तरफ फोर्स लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे आ रहा है, ऐसे। तो एक इधर है और दूसरा इधर है, तो दोनों का सेंटर ऐसे जा रहा है, तो एंगल कितना बनेगा स्ट्रेट लाइन का, यहाँ बीच में सेंटर 180, तो 180 डिग्री बनेगा जब। चलो इसको वैसे समझाता हूँ, वैसे समझ में तो आ गया होगा, बट फिर भी मेरी ज़बरदस्ती है, मैं समझा कर रहूँगा भाई। ये देखो, यहाँ कोई फोर्स लग रहा था किसी बॉडी बी पे, और एक बॉडी बी से ए की तरफ डिस्प्लेस हुई डी आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अगर मैं वेक्टर के नोटेशन के हिसाब से इसको उठा करके यहाँ पे रखूँ, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं स्टार्ट पॉइंट रखना है, तो इसको यहाँ रखूँगा तो ये ऐसा कुछ दिखेगा मुझे, हाँ, जिसके बीच का एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा। तो उसके लिए cos 180 डिग्री लगा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -90 के बराबर। अरे क्या बोल रहा है, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है cos -1 के बराबर, -1। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, -1? नहीं, फिर क्या होती है, 0 होती है उसकी। भाई पढ़ाई कर लो, पढ़ाई, पबजी नहीं देगा कुछ काम। cos 90 0। ये चीज नहीं भूलना आपसे, नहीं तो बहुत इज्जत करता हूँ मैं फिर। हाँ, समझ में आ गया ये? हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
इसके बाद ये भी समझ में आ गया कि माइनस का निशान क्यों आया। हाँ। अब सिर्फ MIDR बच गया है ना, माई डियर। तो माई डियर स्टूडेंट्स, MIDR पढ़ते हैं। चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आएगा भाई? चेंज क्या होता है, कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में बदलाव आया। हमें पता है जैसे कि dV इंटू एम करते थे तो DW निकलता था। अब हमारे पास M और W दोनों है, तो dV निकल जाएगा। W से डिवाइड कर दिया मैंने M को, मेरा DW सॉरी W को डिवाइड कर दिया M से। M नीचे है ना तो से आएगा उसमें। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? DW की वैल्यू थी कितनी? हाँ, DW की वैल्यू थी MIDR माइनस में। तो माई डियर को मैंने ऊपर रखा और एक M से माई कट गया, नहीं माँ कटा, खाली IDR बच गया। तो IDR बच गया और माइनस का निशान बच गया। तो अगर मुझे I की वैल्यू निकालनी है तो मैं DR को DV के नीचे ले जा करके लिख सकता हूँ ऐसे। हाँ। तो इंटेंसिटी की वैल्यू ग्रेडियंट के बराबर आ गई। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट का मतलब समझता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। What is the ग्रेडियंट meaning तो of थोड़ा gradient? सुना ही है, लेकिन कहीं देखो और सुना है ये उसको। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऐसे है, ठीक है। सपोज भाई अगर वर्टिकल लाइन है, बहुत बेसिक डिफरेंस समझना। अगर वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन को एक दीवार समझो और इसको एक ज़मीन समझो। ये ज़मीन है, ये दीवार है, ये उसकी ग्रेडियंट है कि भाई उस दीवार पे मुझे ऊपर चढ़ना है और वहाँ से मेरे को 0 तक पहुँचना है, तो मुझे एक सीढ़ी चाहिए ना जो किसी एंगल पे होगी। ये एंगल होगी परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा। परपेंडिकुलर तुम्हारा है ये DV पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और DR है तुम्हारा ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का। कोई डाउट है? नहीं। बट इसको हम माइनस का निशान दिखाते हैं तो ये समझ लेना कि ये उल्टा है, ऐसे या ऐसे होगा इस तरफ। ये तुम्हारा DV हो गया, ये तुम्हारा DR हो गया, ये तुम्हारा DV बाई DR हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू फाइंड करनी हो तो मैं क्या करूँगा? ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दूंगा तो ये डिफरेंस मिल जाएगा मुझे। दिस इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस, इसीलिए डिफरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। एक ऊपर वाली हाइट से नीचे वाली हाइट तक हम लोग बोलते हैं ना कि भाई हायर लेवल से लोअर लेवल के बीच का डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। भाई कहीं का पोटेंशियल हाई है, कहीं का पोटेंशियल लो है, हाई टू लो हम लोग जाते हैं। तो वैसे ही अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ में ऐसे tan थीटा की तरह स्लोप बनेगा। ये जो स्लोप का दूसरा नाम, यानी हिंदी में पर्यायवाची, इंग्लिश में सिनोनिम्स, तो सिनोनिम है इसका ये, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग पोटेंशियल स्लोप भी बोल सकते हैं, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट ही याद रखो। एक नया अच्छा वर्ड है ग्रेडियंट। आज तक तो कलर्स में पढ़ा होगा है ना, कलर वगैरह में कि ये इस ग्रेडियंट का कलर। तो अभी इसमें पढ़ लो, फिजिक्स में बहुत रंग दिखाएगी फिजिक्स। अभी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को। तो कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो तुम्हें बताना है कि I की वैल्यू जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है नेगेटिव में। बस इतना समझना है। या कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्टेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वही चीज है ना। डिफरेंस को विद रिस्पेक्ट टू DR वो कर दिया हमने। तो इसका डेफिनेशन क्या आ गया? डेफिनेशन जो कहता है कि दस द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। तो बस इसी तरीके से ये हम कर सकते हैं। तो IDR कह सकते हैं हम DV को, और IDR की वैल्यू ही DW बाई M होती है। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस IDR आ जाएगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला इज द सेम फॉर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट तीनों सेम चीजें होती हैं।
हम्म, है ना। हाँ। ये हो गया। अगला टॉपिक है इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मासेस। अच्छा, द मास हम्म, ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड इन अ बॉडी बाय अ बॉडी। हम्म, भाई कितना पदार्थ भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, वही तो मास है। हाँ। अब उस मास पे कितना धरती फोर्स लगा रही है उसे नीचे गिराने के लिए, तो वो एक जो हमें महसूस होता है वो वेट है। बट एक्चुअल बॉडी हम्म, जो दिख रही है वो मास है। ठीक है। हम्म, अगर मैं दुकान पे जाता हूँ, बोलता हूँ भैया मुझे 1 किलो चीनी देना, तो मतलब है कि मैं चीनी का वेट बोल रहा हूँ, 1 किलो नहीं बोलना चाहिए, फिर मुझे उसे 1 न्यूटन बोलना चाहिए, लेकिन दुकान वाले समझेंगे नहीं। ठीक है ना, वो कहेंगे नहीं हम हम्म, तो 1 किलो ही देंगे भाई। तो वो मास दे रहे हैं तुम्हें, तुम उसे वेट समझ के ले आ रहे हो। ठीक है। हाँ। अच्छा, इनर्शियल मास किसे कहते हैं? Inertial mass of a body is related to its inertia in linear motion and is defined by Newton's second law of motion. न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स को एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दो तो वो तुम्हारा इनर्शियल मास निकल जाता है। हम्म, मतलब यूनिट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए कितना फोर्स लगाया जाए एक्सटर्नली किसी बॉडी पे, तो इनर्शियल मास हमें मिल हम्म, जाता है। ठीक है। हाँ। Inertial mass of a body is equal to the magnitude of external force required to produce unit acceleration in the body. कुछ समझ में आ रहा है भाई कि ऐसी हूं कर रहा है? हाँ, आ क्या रहा है। समझे? इनर्शियल मास तो समझ गया। बहुत बढ़िया, समझाओ फिर, समझ गए तो। हाँ। इनर्शियल मास मतलब वही ना, जो मास है वही लगभग इनर्शियल मास ही होता है। अच्छा। And is defined by Newton। भाई मास और इनर्शियल मास में डिफरेंस ही यही है कि मास में एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनर्शियल मास में एक्सेलरेशन यूनिट होगा। हम्म, समझ में आ रही है बात? हाँ। अभी देखो इनफैक्ट, यहाँ पर एक इनफैक्ट लिखा हुआ है छोटा सा, ये शायद दिख रहा हम्म, होगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं हाँ। अगर नहीं दिख रहा हो तो। इनफैक्ट inertial mass of a दिख रहा body is the measure of the ability of the body to oppose the production of acceleration in its motion along a straight line by an external force. समझे कि नहीं समझे? है। हम्म, लंबा चौड़ा हाँ। भाषण है ये। इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ एबिलिटी। एक ये एबिलिटी का हम्म, मेजर है, और एबिलिटी किसकी? उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस होने का से अपोज कर रहा है, मतलब नहीं करने दे रहा है प्रोड्यूस। हाँ, रोक रहा है। है ना, यूनिट एक्सेलरेशन ही रहने दे रहा हम्म, है। और अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय एन हाँ। एक्सटर्नल फोर्स, तो फोर्स जब लग रहा है किसी बॉडी पे, ऐसे को धक्का दे रहा है कोई, तो वो हम्म, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसके अंदर मास की वजह से। जो फोर्स लग रहा है उसमें हाँ। मास है उस बॉडी पे, और वो घूम रहा है इधर उधर जाना चाह रहा है, तो जाएगा तो वो यूनिट एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस करे, उतना ही हम्म, इनर्शियल मास कहलाता है। वही रोक रहा होता है इसकी, नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई, मेरे को एक से ज्यादा नहीं होना है। आ रही बात हाँ, समझ में? हाँ। हम्म। मैं भी हूँ कर रहा हूँ तेरे साथ, वाह। ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी। इनर्शियल मास पे हाँ। ग्रेविटी कोई इफेक्ट नहीं डाल पाती है। हम्म, ये बड़े से बोल्ड करके लिख दिया है ऐसे, जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो। तो समझ लो कि इंपॉर्टेंट है वैसे। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शियल मास क्या होता है? मैं थ्योरेटिकली पढ़ देता हूँ, ऐसा कोई इतना ज़्यादा खास ये है नहीं, समझ में आ जाएगा। इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन द बॉडी। जितना ज़्यादा मास होगा उतना इनर्शियल मास ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है हाँ। भाई। अगर मैं हल्का सा आदमी हूँ, मैं बैठ गया ज़मीन पर तो आराम से उठ जाऊंगा, है ना। लेकिन अगर मैं हम्म, झेंडल हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा भारी हूँ, तो क्या होगा? मैं उठूंगा, उठने की कोशिश भी करूंगा तो बहुत मुश्किल से उठूंगा। अरे अरे यार कितना वजन है, ऐसे करके उठूंगा ना, तो मेरी बॉडी मुझे अलाउ नहीं हाँ। करेगी उठने देने, लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती करके उठूंगा। तो दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। हम्म, इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज शेप एंड स्टेट ऑफ एंड द स्टेट बॉडी। ऑफ द बॉडी।
मतलब साइज और शेप और इससे मतलब नहीं है उसको, उसको मतलब है उसके मास से, कितना पदार्थ है उसके अंदर। हाँ। ठीक है। टेम्परेचर पे, बॉडी के टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करती अगर वजन कम नहीं हो रहा है तो, मास कम नहीं हो रहा है तो, या चेंज नहीं हो रहा है तो। अच्छा, उसके आसपास में कोई दूसरी बॉडी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, चल बैठे रहे, हम है ऐसे करता है। ठीक है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता इनर्शियल मास। भाई किसी और बॉडी के बैठने की वजह से कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी उसको, वो तो अपना रखेगा ना मास। अच्छा, ये कंजर्व्ड रहता है, ये हमें पता ही है। व्हेन द टू बॉडीज कंबाइन फिजिकली और केमिकली, इनर्शियल मास अपना कंजर्वेशन रखता है अपने पास। तो सपोज कर कि एक मास ये है, एक मास ये, दोनों को मैंने किसी तरीके से जोड़ जाड़ के बड़ा सा मास कर दिया, तो वजन मास तो बढ़ गया ना, लेकिन वो जो सिंगल मास था वो भी तो उसके अंदर है ही, वो खत्म थोड़ी ना हुआ, कंजर्व्ड है, बचा हुआ है। Inertial mass can be added by simple laws of algebra irrespective of the materials of the body. अलजेब्रा के लॉ से इसको जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है इस तरीके से, मतलब बहुत सारे मासेस हैं, सम कर दो। अच्छा, इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ये बड़ा मतलब मस्त कहानी है इसके ऊपर। ठीक है, इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इनर्शियल मास बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ती है, तो याद रखना, ऐसे तेज तेज भागोगे ना, बहुत तेज तेज, तो इनर्शियल मास बढ़ेगा, ये कह रहा है। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ वेलोसिटी v, इट्स इनर्शियल मास इज गिवन बाय m इक्वल टू m नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसके लिए हम बाद में आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस पे, अभी फिलहाल के लिए फॉर्मूला याद रखो खाली, कि इनर्शियल मास का जो फॉर्मूला होता है वो रेस्ट मास, मतलब मास एट रेस्ट, रेस्ट मास डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। ये फॉर्मूला अभी दिमाग में सिर्फ रट लो, कुछ जानने की जरूरत नहीं इसके बारे में, बस ये फॉर्मूला लिख दिया तो समझ लो लिख दिया, पत्थर की लकीर। इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। Where m naught is the rest mass of the body and c is the velocity of light in vacuum, the mass m is affected only when the velocity of the body v is comparable with the velocity of light. सपोज करो कि v की वैल्यू c के बराबर हो जाए तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नहीं, जीरो नहीं होगी, अगर ये 1 हो जाता, सपोज ये c हो जाता, c से c कट गया 1, 1 में से 1 गया 0, किसी के बट्टे में 0 हो गया तो मास इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, समझ रहे? तो मतलब इतनी तेज कोई बॉडी भागे, इतनी तेज भागे कि वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो मास भी इनफाइनाइट हो जाएगा, इतना मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ग्रेविटेशनल मास अब देख लेते हैं क्या होता है भाई। ग्रेविटेशनल मास ऑफ अ बॉडी इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉडी एंड इज डिफाइंड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये छोटे वाले m को बोल दिया इन्होंने ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, ये भी वही है, बस वहां पर F अपॉन m करते थे, यहाँ F अपॉन I कर देंगे हम, सॉरी वहां F अपॉन A करते थे, यहाँ F अपॉन I करेंगे। कोई डाउट? नहीं। अच्छा, the mass mg of the body in this sense is the gravitational mass of the body. The inertia of the body has no effect on the gravitational mass of the body. If I equal to 1 then mg is equal to f. तो अगर एक्सेलरेशन यूनिट मास का हो जाता है तो वो हो जाता है ग्रेविटेशनल मास। एक्सेलरेशन यूनिट मास का नहीं, एक्सेलरेशन ही यूनिट हो जाता है, तो मास फोर्स के बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल के बराबर। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल पुल को बोला गया है कि वो ग्रेविटेशनल मास होता है जब ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी का हो। Thus, gravitational mass of a body is defined as the magnitude of gravitational pull experienced by the body in a gravitational field of unit intensity. Unit intensity क्या? इंटेंसिटी। हाँ, सही से पढ़ो इसको, INTEN लिखा, INSEN नहीं। अच्छा, तो ये हमने समझ लिया ग्रेविटेशनल मास और कौन सा मास, इनर्शियल मास के बारे में। और वो अच्छा, इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल मास
are the same as those of inertial mass except those mentioned below in the comparison of inertial mass and gravitational mass. लगभग बाकी चीज़ें तो सेम होती हैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो है, बाकी जो नीचे लिखी गई हैं उनको छोड़ करके, ठीक है. कंपैरिजन ऑफ इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास, बोथ आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स, both are scalar quantities, both do not depend on the shape and state of the body. Gravitational mass of a body is affected by the presence of other bodies near it, whereas the inertial mass of the body remains unaffected by the presence of the other bodies near it. तो ये डिफरेंस याद रखना, ग्रेविटेशनल मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दो बॉडियों के बीच में, लेकिन इनर्शियल मास है तो वो मरा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना भी पास में रहे उसके, ठीक है, उस टाइप का बॉडी समझो उसे. तो अगला है क्या, द इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाय फाइंडिंग द एक्सेलरेशन ऑफ इट. इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाय फाइंडिंग द एक्सेलरेशन ऑफ इट. तो उस मास के ऊपर जब एक्सेलरेशन को हम फाइंड करते हैं तो वो इनर्शियल मास की डेफिनेशन मेजर की जाती है, इनर्शियल मास मेजर किया जाता है. प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड फोर्स एंड ग्रेविटी प्लेज नो पार्ट इन द मेजरमेंट. यहाँ पर ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल जो अर्थ का पुल है वो यहाँ पर काम नहीं आता, लेकिन ग्रेविटेशनल मास वाले में बॉडी उसके ग्रेविटेशनल पुल से मेजर की जाती है, ठीक है. और वहाँ पर इनर्शिया कोई प्ले नहीं कर सकता रोल, क्योंकि वहाँ वो चाहेगा भी नीचे ना गिरना ना, तो नहीं रोक पाएगा खुद को, तो इनर्शिया काम नहीं कर पाएगा वहाँ, तो वहाँ ग्रेविटेशनल पुल काम करेगा. द ग्रेविटेशनल मास इज मेजर्ड बाई स्प्रिंग बैलेंस, वेयर इनर्शियल मास इज मेजर्ड बाई इनर्शियल बैलेंस. ये दो तरीके के बैलेंस होते हैं, स्प्रिंग बैलेंस और इनर्शियल बैलेंस. इन दोनों से ये दोनों रेस्पेक्टिवली मापे जाते हैं. बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. ये पता नहीं क्यों लिख दिया, बट ठीक है चलो, एक ही जैसे होते हैं. ये डेफिनेट जैसे पेपर एग्जाम में हम लोग को करना होता है ना भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर वाले के लिए तो ऊपर के 4 लिख दो और 3 नंबर वाले के लिए भाई 7वां भी लिख दो, कुछ तो अलग लगे. इक्विवेलेंस ऑफ इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास दिखाएगा यहाँ पर प्रूफ करके कि भाई हमने क्यों लिखा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट भी है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है. इक्विवेलेंस ऑफ इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मासेस, और देन उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आएंगे, उसके बाद सैटेलाइट. तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और रोज़ एक ही चीज़ बोलता हूँ, फिर भी बोलूँगा मैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, और दूसरों से भी शेयर करवाएं, ताकि उन लोग को भी वीडियो मिले बढ़िया बढ़िया सुनने को और पढ़ने को, कुछ सीख जाए कम से कम फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 11th के हैं. सो थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि.